ए भाई ए बहन तोहनी के एक बात बोलियो, तोहनी ये जो हिंदी इलेक्टिव में तोहनी के खातिर जब हम कंप्लीट सेट लेकर आलियो ना, एकदम चुकमुको बैठ कर एकदम शांति दिमाग से सेट को पूरी कंप्लीटली देखेंगे और आपको अंदाजा लग जाएगी कि आखिरकार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे छपने वाले हैं। और दूसरी बात याद रखिएगा, अगर आप हिंदी में 90+ मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो मेरे दोस्तों आप जिंदगी में एक बोझ बनकर खड़े हैं, क्योंकि दोस्तों हिंदी इलेक्टिव का सारा चीज आप लोगों को करवाया जा रहा है कहां पे, तो आपका क्रैश कोर्स में। अगर आप में से कोई स्टूडेंट दोस्तों अभी तक क्रैश कोर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किए, फटाफट जाएं प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को और क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और आइए सर आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ले जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा लाडला कि 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का मैं गारंटी देता हूं कि 30 में 30 लाएंगे। 5 मार्क्स का निबंध लेखन, 5 मार्क्स का पत्र लेखन, 5 मार्क्स का संप्रेषण और 5 मार्क्स का फीचर लेखन आपको मैं गारंटी देता हूं। जितना मैं क्रैश कोर्स में बताया हूं D2 आएगी, यानी सर 50/50। जी हां रसगुल्ला, आपके एग्जाम में 50/50। इस बात को याद रखेगा, यह बंदा गारंटी देता है। और एक बात और बताता हूं भाई कि व्याकरण में जो दोस्तों आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो भी क्वेश्चन दोस्तों आपको D2 देखने को मिलेंगे। तो लेट काहे कर रहे भाई, जाएं जल्दी से हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह दोपहर शाम को जुड़कर आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई, सबसे पहला मेरे दोस्तों आपके पेपर में एक छोटा सा पैसेज आएगी, ठीक है, और इस पैसेज को आप सभी को रीड करना है और आप लोगों को मेरे दोस्तों क्या करना है भाई, इसका आंसर देना है भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं पैसेज को रीड नहीं कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि 4 मार्क्स का पैसेज मेरे कब्जे में आ जाए तो बेहतरीन तरीके से सुंदर तरीके से इसे पढ़ेंगे समझेंगे और आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन अभी आएगा दोस्तों कि विज्ञान की प्रगति किसमें वृद्धि होती है, आधुनिक सुख सुविधा में। क्या मेरे भाई, आधुनिक सुख सुविधा में। इसी तरह से आप पैसेज का कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों मैं पैसेज वाला क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ देता हूं भाई, ठीक है। हाँ ये पैसेज जरूर बताऊंगा भाई, क्योंकि ये पैसेज आपके एग्जाम में D2 छपेगी भाई, याद रखेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है सर, पथ मतलब रास्ता, पथ पर चलना मुझे तो मुस्कुराकर चल मुसाफिर, वह मुसाफिर क्या जिसे कुछ सूल की पथ के थका दे, हौसला वह क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दे, वह प्रगति भी क्या जिसे कुछ रंगीन कलियां तितलियां मुस्कुराकर गुनगुनाकर धैर्य पथ मंजिल भुला दे, जिंदगी की राह पर केवल वही पंथी सफल है, पंथी मतलब यात्री, आंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल मुसाफिर, पथ पर चलना मुझे तो मुस्कुराकर चल ए मुसाफिर। यानी दोस्तों यहाँ पे मुसाफिर के बारे में कहा गया है और मुसाफिर से रिलेटेड आपका पेपर में क्वेश्चन भी आएगा, आपको सॉल्व भी करना है भाई कि प्रस्तुत पंक्तियां में किस कवि से कवि किसे संबोधित कर रहा है। मेरे दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियां जो है हमारा है, इसमें कवि किसे संबोधित कर रहा है, तो बताएंगे सर हमारा मुसाफिर का। किसका मेरे भाई, तो बताएंगे सर मुस्कुरा के मुसाफिर का। क्या मुस्कुरा कर बोलेंगे दादा, क्या रे, मुसाफिर का। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि कवि संघर्षों का सामना करने का क्या रास्ता बतलाता है। कवि कहता है संघर्ष करो, तो कवि संघर्ष करने का जो रास्ता दिखाता है वो कौन सा रास्ता है, तो संघर्ष का मुस्कुरा कर सामना करो। आपके पास कितना भी मुश्किलें आए, याद रखिएगा कितना भी संघर्ष आए, अब मुस्कुरा कर इसे क्या करे भाई, तो इसका सामना करें। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि उपयुक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्ष बताइए। अच्छा दोस्तों आपने पैसेज पढ़ा, पैसेज को पढ़ने के बाद आपका एक हेडिंग बताएगा, एक टाइटल बताना है किसके बारे में कहा गया, तो बताएंगे सर मुसाफिर के बारे में, चल मुसाफिर चल, यानी सर हमारा मुसाफिर के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे दादा रे क्वेश्चन कह लो रे भाई कि निम्नलिखित में से मुसाफिर के पर्यायवाची शब्द की लागे दादा। ए दादा एक बात बोलियो, तो एक बात बोलियो, मुसाफिर का पर्यायवाची शब्द लागू दादा पंथी। जैसे पानी का पर्यायवाची शब्द होता है जल नीर तोय, है ना। पक्षी का क्या होता है, खग चिड़िया पक्षी बोलते हैं ना। इसी तरह से मुसाफिर का पर्यायवाची शब्द दादा पंथी, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते सर, याद रखिएगा संचार शब्द की उत्पत्ति,
चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है भाई, चर का मतलब होता है दोस्तों क्या, चलना। चर का मतलब क्या होता है दोस्तों, चलना। चर का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, मुस्कुरा के बोलिए ना भाई, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए सर, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते सर कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है। आपको बताना होगा इन चारों में से कौन एक दोस्तों हमारा चर्चित संचार शास्त्री है। तो बताएंगे सर हमारा विलंबर श्रेम। क्या बोलेंगे दादा, विलंबम श्रेम। क्या बोलेंगे भाई, मुस्कुराकर बोलिए, विलंबम श्रेम। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि आलेख एक विद्या है भाई। अच्छा, खतरनाक क्वेश्चन कि आलेख एक विद्या है भाई। अच्छा, आलेख अगर विद्या है तो आपको बताना होगा गद्य खंड लेखक का, गद्य लेखन का। क्या बोलेंगे भाई, गद्य लेखन का। डाउट दादा, अरे डाउट न करना रे भाई। चल दादा, तो से अगला क्वेश्चन पूछल गए हमारे शेर अमर सर ने, तो से क्वेश्चन कर रहे भाई कि फिल्म जनसंचार के किस माध्यम के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें जनसंचार दो माध्यम होती है, एक हमारा श्रव्य माध्यम, एक हमारा दृश्य माध्यम। जिसे हम लोग सुन सकते हैं वो हमारा श्रव्य माध्यम जैसे रेडियो, और दृश्य माध्यम जिसे हम लोग देख सकते हैं जैसे न्यूज़पेपर। कुछ हमारा जनसंचार ऐसी होती है जो श्रव्य और दृश्य दोनों होता है, जैसे टेलीविजन, जैसे मोबाइल, है ना भाई। तो बताएंगे सर हमारा फिल्म कौन सा है भाई, तो फिल्म बताएंगे सर हमारा श्रव्य और याद रखिए दोस्तों दृश्य। हम लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, है ना। ले बेटा बोलते हैं ना भाई, तो हम लोग सुन भी सकते हैं और देख सकते हैं। आइए, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। अच्छा, फीचर को दोस्तों हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अगर हम लोग फीचर बोलते हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बताएंगे सर याद रखिएगा रूपक। क्या बोलेंगे सर, रूपक। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर फीचर टेंस तो नहीं है ना, फीचर का मतलब भविष्य होगा। ए पागल, वो होता है फ्यूचर, ये होता है फीचर। फ्यूचर और फीचर दोनों में बहुत अंतर होता है, कंफ्यूजन ना होना दादा, याद रखिएगा भाई। आपकी स्क्रीन पर अगला है सर कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। फटाफट, हटा सावन की घटा की तरह फटाफट बताने भाई कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। ये तो कभी नहीं होगा भाई, कभी तो कभी नहीं होगा। पत्रकार तो दोस्तों आपका कभी नहीं होगा, तो होगा क्या सर, संपादक। संपादकीय संपादक के द्वारा लिखा जाता है। संपादक याद रखे दोस्तों, संपादकीय संपादक के द्वारा लिखा जाता है भाई, याद रखेगा। और रिपोर्ट रिपोर्टर के द्वारा लिखा जाता है, जैसे इसी तरह से संपादकीय संपादक के द्वारा लिखा जाता है। जैसे दोस्तों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपका 16 पूछा गया है, प्यारा तरीके से बताना है लाडला, क्या बोलना है भाई, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं ना भाई, कंफ्यूजन हो जाते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना मेरे भाई, यहाँ पे पूछा गया है पहला अखबार, तो पहला अखबार दूंगा दोस्तों आपका भारत में बंगाल गजट। क्या बोलेंगे सर हमारा, बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं कि आप में से कोई भी स्टूडेंट्स है जो इनको डिटेल्स में आपको मेरे दोस्तों चाहिए कि सर मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए बचे हुए समय में, और सर हम इजीली से 60 से 70% मार्क्स ला सकते हैं, तो मेरे दोस्तों अंतिम समय में आप धरती के किसी भी कोना में पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे लाडला अंतिम समय में आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना भूले। यही क्रैश कोर्स है मेरे भाई, जिस कोर्स के माध्यम से आप टेस्ट लगा के आप अपनी तैयारी में 30 में 30 ला सकते हैं। याद रखिएगा, यहां पे आपको चैप्टर वाइज मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, सिलेक्टेड सेट, SA1 SA2 प्री बोर्ड सारा चीज बताया गया है लाडला। वो ऊपर से आपका सुबह दोपहर शाम को एवरीडे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है मेरे भाई, तो किस लिए लेट कर रहे भाई, जाएं जल्दी से ज्वाइन करें और हमारे साथ बेहतर तरीके से जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलिए भाई, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है। खतरनाक क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, सुनकर जाइएगा मजा आएगा। क्या बोल रहा है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, संवाद का मतलब मैसेज। डायरेक्ट मैसेज के बजाय इनडायरेक्ट किसी तकनीकी, टेक्नोलॉजी या यांत्रिक
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है? जनसंचार कहलाता है। क्या भाई? जनसंचार कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? बी। और एक बात बताऊं प्यारे, सुन लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जनसंचार किसे कहते हैं, याद रखिएगा, और जनसंचार की विशेषता के बारे में उल्लेख करें, या जनसंचार किसे कहते हैं और जनसंचार लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह भी क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा भाई, इस बात को याद रखिएगा। चलिए भाई, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विश्व के पहले फिल्म कौन सी है? देखिए, पहला एक होता है सर बोलती फिल्म, ठीक है, तो आपसे यहां पे बोलती नहीं पूछा गया भाई, विश्व का पहला फिल्म पूछा गया, विश्व का पहला फिल्म पूछा गया द अराइवल ऑफ ट्रेन। क्या बोलते हैं सर? याद रखिएगा, द अराइवल ऑफ ट्रेन। और विश्व का पहले हिंदी फिल्म मेरे भाई राजा हरिश्चंद्र। ओके, चलिए दादा अगला क्वेश्चन, और कहना कि मां तेरे पसीने के हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, मां तू सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडली पूरा करके दिखलाऊंगा। इतना मेहनत करना है लाडला, जिस दिन रिजल्ट आए मेरे भाई, उस दिन आपका कागज के टुकड़े की वजह से आपका घर वाला का सीना चौड़ा होना चाहिए, आपके रिजल्ट के बदौलत आपका गांव का नाम रोशन होना चाहिए, आपके रिजल्ट के बदौलत आपका शहर का नाम रोशन होना चाहिए। उस दिन के लिए मेहनत करें मेरे भाई, जिस दिन आपका रिजल्ट देखने के बाद आपके मां बाप के अंदर में कोई दर्द छुपी है तो वह दर्द भी चला जाएगा। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत का आगे पूरी दुनिया झुकती है मेरे भाई। बचे हुए समय में कभी ये ना सोचे मेरा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे भाई। यकीन तो मानिए, जब आपको लोग कहे कि आप हार चुके हैं और खुद से आप कहेंगे कि मैं हारा नहीं हूं, यकीन मानिए पूरी दुनिया 800 करोड़ की आबादी एक तरफ और आपकी जज्बात एक तरफ रहेगी, आप जीत जाएंगे। 800 करोड़ आबादी पूरा विश्व का हार जाएगी। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और राइट एक्शन पे क्या करे भाई? मेहनत करे मेरे दोस्तों, मजा आएगा भाई। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई कि निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यान में पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दे भाई। आप ये बंदा, ये जो आपका पोएट का जो पैसेज है, ये बंदा वही कर पाएंगे जिन्होंने पूरा बेहतर तरीके से बुक को मधुमक्खी की तरह रस को चाट लिया है। याद रखिएगा, नत नयनो आंख में आलोक उतर, कापा अधोर पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति थी थी मेरे बसंत की प्रथम गीति। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर आंसर की ओर। और हाँ, एक बात बोलूं, अगर आपको वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कमेंट में कीजिएगा भाई प्लीज, क्योंकि आप लोगों के कमेंट और वीडियो के लाइक से मुझे बहुत ताकत मिलता है। और मेरे लाडला, यही कमेंट और यही लाइक की वजह से हमें मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता हूं, ताकि दोस्तों आप इजीली से 80-90% मार्क्स चुटकी में ला सकते हैं भाई। आइए, प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है भाई? फटाफट बताइए। अभी हम लोगों ने थर 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 पढ़ा भाई, ये लिखने वाला कौन था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिए दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उपयुक्त पद्यांश किस भाषा में है भाई? फटाफट बताइए। उपयुक्त पद्यांश जो है दोस्तों वो हमारा खड़ी बोली में है। कौन सा भाषा में है भाई? तो बताएंगे सर मुस्कुरा के खड़ी बोली में है। ओके, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, कापा धरो पर थर 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 में कौन सा अलंकार है? देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में 2 अलंकार का क्वेश्चन आएगी और मैं चाहता हूं दोस्तों कि एक वीडियो ऐसी बने जहां पे अलंकार का सारा समाप्त हो जाए ट्रिक के माध्यम से जिंदगी में आप देखकर दोस्तों ये बता सकते हैं सर क्या, अरे दिन रात ये कौन सा अलंकार है? तो बताएंगे सर अनुप्रास अलंकार। बोल के मेरे भाई, बोल के। ठीक है, तो अगर ट्रिक देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा भाई। ठीक है, तो एक ही शब्द का जब हमारा बार बार रिपीट हो, एक ही शब्द का जब हमारा बार बार रिपीट हो तो उसे हम लोग बोलते हैं पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। क्या बोलते हैं भाई? उसे हम लोग मुस्कुरा कर बोलेंगे सर, उसे हम लोग बोलते हैं पुनर्विक्ति प्रकाश अलंकार। ओके सर, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है? अरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अरे वाह वाह सूर्यकांत, अरे आपने ही तो लिखा था सरोज स्मृति, अपने ही तो लिखा था सरोज स्मृति।
ठीक है। चलिए भाई, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि देवसेना का गीत, आपसे पूछा गया कि देवसेना का गीत शीर्षक कविता जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। ए भाई देवसेना, अरे प्यार से भरी देवसेना, तो बताएंगे सर हमारा स्कंद गुप्त। क्या सर, देवसेना लिखा गया है मेरे दोस्तों हमारा स्कंद गुप्त, और कार्नेलिया का गीत लिया गया हमारा चंद्रगुप्त। याद रखेगा, दोनों दिल में बसा कर रख लीजिए, क्योंकि दो में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगा। कार्नेलिया कौन थी भाई, बताइए दोस्तों, कार्नेलिया कौन थी, मुस्कुराकर बोलेंगे। कार्नेलिया सेल्यूकस की मां थी, या दोस्तों आपका सेल्यूकस की बहन, सेल्यूकस की बेटी का नाम था दोस्तों हमारा कार्नेलिया। क्या बोलेंगे सर हमारा, सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया। क्या बोलेंगे दादा, कार्नेलिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, मदन महीना किसे कहा गया। अभी तो दोस्तों हमारे एग्जाम है भाई, और इसी एग्जाम के समय हमारा मदन महीना भी शुरू होने वाला है, जिसे हम लोग बसंत के नाम पे जानते हैं भाई। याद रखिएगा, हमारा होली समाप्त होते ही दोस्तों हमारा मदन महीना शुरू हो जाती है। बहुत ही प्यारा महीना है भाई बसंत महीना, जहां पे पेड़ों में नया नया पत्ते आते हैं। एक काम कविता में कवि किस चीज के लिए लोगों को एक दूसरे के सामने हाथ फैलाते देखता है भाई, बताइए दोस्तों। एक कम कविता में जो हमारा कवि है दोस्तों, लोगों के सामने एक दूसरे के सामने हाथ फैलाते दिखता है। क्या, रोटी के लिए, कुछ पैसे के लिए, चाय के लिए। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे शेर सरनियों, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए भाई, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27 है, सत्य कविता के अनुसार सत्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है भाई। सत्य कविता आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, सत्य कविता, और सत्य कविता के बारे में पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। ठीक है, आज सत्य की पहचान करना बहुत आसान हो गया भाई। याद रखिएगा कौन सही नहीं है। ठीक है, सत्य कभी दिखता है कभी ओझल हो जाता है, बिल्कुल भाई, कभी दिखता है तो कभी ओझल हो जाता है। तो यही तो ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपकी स्क्रीन पर अगला है सर कि प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से उद्गृत है भाई। आपसे पूछा गया दोस्तों जो हमारा प्रस्तुत पंक्तियां है आखिर वो किस पाठ से उद्ग्रहित है भाई। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है समविद्या। एक्चुअली मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे एक पैसेज था, ठीक है, और मैं इस पैसेज को रिमूव कर दिया हूं। क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने सारे बंदे हैं जो बिना पैसेज का भी उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो हमारा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, जैसे गांव गांव संवाद पहुंचाने का काम कौन करता था, गांव गांव तक संवाद पहुंचाने का काम आखिर कौन सा बंदा करता था दोस्तों, यही तो आपसे पूछा गया भाई। याद रखिएगा, तो गांव गांव तक संवाद पहुंचाने का काम हमारा हरगोविंद करता था भाई। कौन, हरगोविंद। और दादा हरगोविंद को ही हम लोग बोलते थे ना पेटूराम, निठल्ला, कामचोर। कौन क्या था पता है, गांव वाले। और एक बात पूछो, बड़ी बहुरिया का ससुराल का गांव का नाम और उनके मायके जहां है वो मायके का दोनों गांव याद रखिएगा, एक का नाम था जलालगढ़, एक का आप बताएंगे क्या है भाई। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला है सर, न आगे नात न पीछे पगा का अर्थ क्या भाई, न आगे नात न पीछे पगा। इसका मतलब होता है कोई जिम्मेदार ना होना। क्या बोलेंगे सर, इसका मतलब होता है लाडला कोई जिम्मेदार ना होना। क्या भाई बोलिए ना मुस्कुरा के, इसका मतलब होता है कोई जिम्मेदार ना होना। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है, देखिए दोस्तों विशेषण। अब यहां पे जब विशेषण की बात आए तो प्यार से सुनेगा। विशेषण जो हमारे विशेषताओं को बताए, है ना, संवाद हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, हमारा विशेषता हो जाएगी। क्या बोलेंगे सर, हमारा विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए भाई आपकी स्क्रीन पर अगला है सर कि गांधी, नेहरू और यासर अराफात शीर्षक पाठ भीष्म सहानी की आत्मकथा का एक अंश है। भीष्म सहानी की आत्मकथा का नाम क्या है भाई। ठीक है, तो बताएंगे सर इसका नाम है हमारा आज के अतीत। क्या नाम है भाई, आज के अतीत। बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपने दिन काट रही थी, तो बताएंगे सर भतुआ साग। क्या खाकर दिन काट रही थी, भतुआ साग। एक बात बोलूं भाई, सुनिएगा मोहब्बत से सुन लीजिए मेरे दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आ चुका है प्री बोर्ड में कि बड़ी बहुरिया के कितने देवर देवरानियां थी। याद रखिएगा भाई, कितने देवर और देवरानियां थी। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको D2 देखने को मिलेंगे। 3 देवर 3 देवरानियां, याद रखिएगा, भूलिएगा नखे दादा। चल दादा आशा करियो रे भाई हमार बहन कि तोहनी के मजा आबो हो भाई। सच कहिए दादा, मजा आबो कि ना। अगर ना मजा आबो तो कमेंट करिया, अगर तोहनी के अच्छा लगो ना दादा तब वो तोहनी कमेंट करिया। कहा खातिर हम तोहनी के कमेंट से हमार मोटिवेशन मिलो हो, और तोहनी के खातिर हम दिन रात
मेहनत कर रहे हो ताकि तुहने 80-90% चुटकी में ला सके। ठीक हो। लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ को बड़े चित्र आकर्षण ढंग से पढ़ा करते थे? तो बताएंगे सर रामचरितमानस और रामचंद्रिका प्रसाद। अरे रामचंद्र शुक्ल के पिताजी एक ऐसा व्यक्ति था मेरे लाडला जो सिर्फ अकेले नहीं पढ़ता है भाई। आज हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं अकेले पढ़ते हैं नहीं भाई, वो सभी घर वाले को बुलाते थे और गोल गोल सबको बैठाते थे और वहीं पे वो रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़ा करते थे। यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर सी। मोहल्ले के लोग लेखक एवं उनके मित्रों को किस नाम से पुकारते थे भाई? बताइए क्वेश्चन नंबर 35 बताइए दोस्तों। बताएंगे सर इसका जो मोहल्ले के जो लोग होते थे और लेखक को दोस्तों हमारा निस्संदेह लोग बोलते थे भाई। क्या? निस्संदेह लोग। क्या बोलेंगे सर? हमारा निस्संदेह लोग। ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर, जहां की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता है वो कौन सा मिट्टी है भाई? जहां का मिट्टी का हाथ लगाना बड़ी अशुभ माना जाता है उसे वैदिक की मिट्टी बोलते हैं भाई। याद रखिएगा मैंने चारों प्रकार की मिट्टी बताया था। गौशाला की मिट्टी का क्या काम था, मसान की मिट्टी क्या है, खेत की मिट्टी क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताया था। फाउंडेशन कोर्स वाले याद कीजिए। ठीक है। क्रैश कोर्स वाले याद कीजिए, मैं पूरा डिटेल्स में बताया था आप लोगों को। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो याद रखिए दोस्तों प्रेमचंद लिखते थे। ठीक है। क्वेश्चन 37 का हमारा सॉरी भाई याद रखिए दोस्तों इसका मेरे भाई मसान की मिट्टी होगा। आई एम रियली सॉरी सर, अशुभ माना जाता हमारा था, अशुभ माना जाता है दोस्तों हमारा मसान की मिट्टी को। दोस्तों हम लोग क्या मानते भाई? याद रखिए दोस्तों मसान की मिट्टी को हम लोग अशुभ मानते भाई। क्या? मसान की मिट्टी को दोस्तों हम लोग क्या मानते भाई? मुस्कुरा कर बोलिए भाई, मुस्कुरा के कहो, दिल लगा के कहो, हमसे तुमसे प्यार है, हमसे तुमसे प्यार है। कौन कह रहा है भाई? हमारा मसान की मिट्टी। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय। एक बात बोलूं सुनिएगा, प्रेमचंद को उर्दू में किस नाम से जाना जाता था? नवाब राय। गौर से सुनिएगा, प्रेमचंद को उर्दू में किस नाम से जाना जाता था? नवाब राय। लेकिन प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय। दोनों में बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। सूरदास की झोपड़ी पाठ किस उपन्यास का है? रंगभूमि। क्या बोलेंगे दादा? रंगभूमि। अभी भी आपके पास समय मेरे भाई, जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपकी स्क्रीन पे दोस्तों हमारा क्रैश कोर्स का लोगो दिख रहा है भाई। आप धरती के किसी भी कोने में पढ़ाई कर रहे हैं, अंतिम समय में इस कोर्स को ज्वाइन करना ना भूले भाई। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये कोर्स जिन्होंने ज्वाइन किया एक बार उनसे पूछ लीजिएगा, अगर आपके घर के आसपास है तो उसके बाद ही ज्वाइन कीजिएगा तो बेहतर होगा। अरे यही तो कोर्स है जो एग्जाम का सारा संभावित प्रश्न बताया गया है। अरे यही तो कोर्स है जहां 6000 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है। और क्या चाहते हैं मेरे भाई? 30 का 30 आपको ऑनलाइन से क्वेश्चन आएगा। ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। झारखंड के सारे बच्चे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा रहे भाई। जिस टेस्ट के माध्यम से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिरकार हमारी तैयारी कितनी हुई है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगर दोस्तों कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल कीजिएगा, मैं पिक करूंगा कॉल 9798453896 में। ठीक है। चलिए, चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता, यह कथन किसका है भाई? चूल्हा ठंडा क्या होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा होता, यह किसका स्टेटमेंट है दोस्तों? ये आपसे पूछा गया भाई, तो इस स्टेटमेंट को बताएंगे दोस्तों नायक राम का। सुभागी भारत से डरकर रात भर कहां छिपकर बैठे थे? तो सूरदास के झोपड़ी में। ठीक है। किसके मेरे भाई? सूरदास की झोपड़ी में। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। ठीक है। अब मैं आपको चलता हूं दोस्तों, तुरंत बताता हूं दोस्तों आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर चलता हूं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है सर कि बालक से उसकी उम्र और योग्यता के ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे? मेरे भाई जो हमारा घड़ी के पुर्जे थे उस टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया मेरे भाई और पूछा गया कि बालक बच गए। यहाँ ना भाई, बालक बच गए उसकी बात से लिया गया क्वेश्चन है हमारा। तो जब बालक से उसकी उम्र पूछा गया और योग्यता से ऊपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, तो आपको आंसर ऐसा ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं पॉइंट वाइज। पहला लिखेंगे बालक से उसकी उम्र व योग्यता से ऊपर निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए। बालक से उसकी उम्र व योग्यता से ऊपर निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए। पहला, धर्म के 10 लक्षण बताएं। धर्म के
पहला बताना होगा उनको क्या, धर्म के 10 लक्षण बताना होगा। क्या बताना होगा मेरे लाडला? तो बताएंगे सर धर्म के 10 लक्षण बताएं। फिर बताया गया पॉइंट नंबर 2 में कि 9 रसों का उदाहरण दीजिए। बालक से पूछा गया क्या, 9 रसों का उदाहरण दीजिए। तीसरा पॉइंट में पूछा गया था चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, और इन सारा प्रश्न का आंसर ना वो बालक दोस्तों हंसते खेलते दे रहे थे। इन जितने सारे क्वेश्चनों का आंसर आप लोग देख रहे भाई, इन सारा क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्तों बालक जो थे ना भाई वो हंसते खेलते आंसर दे रहे थे। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्री के नाम बताए, जो इंग्लैंड के राजा थे उस समय है ना, इंग्लैंड के जो राजा थे हेनरी के स्त्री के नाम पूछा गया था कि उसके दिलरुबा जानेमाल दिल के टुकड़ा का नाम क्या था। 5वां पॉइंट में पूछा गया था कि पेशवाओं के शासनकाल की स्थिति बताएं। पेशवा दोस्तों एक हमारा वंश थे, उस पेशवाओं ने कैसे शासन किया हमारे देश में, इसके बारे में बताओ। तू क्या करेगा रे, तू क्या करेगा रे, इसके बारे में आंसर दो। तो इन 6 जो पॉइंट है, इन 6 पॉइंट का दोस्तों वो आंसर दे देते हैं। और दोस्तों जो प्रश्न पूछते हैं वो कहते हैं कि अगर आप इन 6 क्वेश्चनों का आंसर दे देते हैं तो मैं मुंह मांगे आपको इनाम दूंगा। क्या, मैं मुंह मांगे आपको इनाम दूंगा। मैं आपको क्या दूंगा मेरे भाई, मुंह मांगे आपको इनाम दूंगा। कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न पूछिए। पहला प्रश्न पूछा गया कि धर्म के 10 लक्षण बताएं। दूसरा प्रश्न पूछा गया 9 रसों का उदाहरण दे। तीसरा प्रश्न पूछा गया चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। अगर इन सारे प्रश्न का उत्तर दे देंगे ना तो मुंह मांगे आपको क्या मिलेगी भाई, इनाम मिलेगा। और पूछा गया चौथा पॉइंट में कि इंग्लैंड के राजा जो हेनरी है भाई उसके स्त्री के नाम क्या है। 5वां पॉइंट पूछा गया पेशवाओं का शासनकाल क्या था। 6ठा पॉइंट पूछा गया तुम क्या करेगा रे। इन सारा पॉइंट का आंसर दोस्तों वो तबड़तोड़ तरीके से देते हैं। जब वो सारे क्वेश्चनों का आंसर दे देते हैं तो प्रश्न पूछने वाले मास्टर दोस्तों घबरा जाते हैं, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं मुंह मांगे इनाम दूंगा। मैंने वादा किया था कि आपसे मैं मुंह मांगे इनाम दूंगा। अब क्या मांगेगा रे बच्चा, कहीं कार, कहीं हेलीकॉप्टर, कहीं जहाज ना मांग दे भाई। तो बच्चा चुपके से कहता है, सब कोई जितने सारे दर्शक थे भाई उस समारोह में, सारे लोग दोस्तों चौंक गए थे कि आखिर मांगेगा तो मांगेगा क्या। तो चुपके से कहा मुझे लड्डू चाहिए। क्या, मुझे लड्डू चाहिए। बाप रे बाप, गहरी सांस लिया भाई। कौन गहरी सांस लिया, कौन, जिसने प्रश्न पूछा था। मैं तो डर ही गया भाई कहीं हेलीकॉप्टर ना मांग ले, मैं तो डर ही गया भाई कहीं हमारे से ट्रेन ना मांग ले, मैं तो डर ही गया सर कि कुछ भी और बड़े बड़े चीज ना मान ले। लड्डू मांगा है भाई। लगता है ऐसा दोस्तों कि कोई सिखाया होगा कि लड्डू आपको पसंद है इसलिए आप लड्डू मांगिए। ये तो सर क्वेश्चन, और जब भी इसका आंसर आए, जब भी इसका आंसर लिखना है पॉइंट वाइज लिखना है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सर बड़ी बहुरिया अपने माँ के संदेश क्यों भेजना चाहती थी। अरे बड़ी बहुरिया बड़ी तकलीफ देती है। अरे भाई बड़ी बहुरिया की स्टोरी क्यों भेजना चाहते थे, क्योंकि बड़ी बहुरिया का जाने मन दिल की टुकड़ा जिस दुनिया से चले जाते हैं, जब चले जाते हैं मेरे दोस्त तो उसके परवरिश कौन करेंगे। उसका देवर देवरानियां जो थे वो भी घर छोड़कर चले गए। सिर्फ घर आते थे साल भर में 2 टाइम, एक आपका धान का समय आते थे और एक आपका आम के समय आते थे। इन धान और आम के बंटवारा को लेकर के दोस्तों वो अपने शहर चले जाते थे, है ना। चलिए सर अब बात करते दोस्तों क्यों मायके जाना चाहते थे भाई। बड़ी बहुरिया अपने मायके क्यों संदेश भेजना चाहती थी, पॉइंट वाइज लिखना है भाई। पहले बड़ी बहुरिया बड़ी हवेली में अपने पति की मृत्यु के पश्चात अकेले रह गई भाई। बिल्कुल, अगर किसी का अगर हस्बैंड इंतकाल कर जाएंगे तो मेरे दोस्तों उनको अकेले रहना पड़ेगा भाई। वैसे ही हमारे बड़ी बहुरिया के साथ हुआ। बड़ी बहुरिया के दोस्तों पति मरने के पश्चात उनको अपने घर में अकेले रहना पड़ा, इतना बड़े महल में। दूसरा पॉइंट, उसके 3 देवर शहर में रहने चले गए। अब उसका जो 3 को देवर थे ना भाई, देवर देवरानियां जो थे वो देवर देवरानियां दोस्तों शहर चले गए रहने के लिए। अब घर हो गया खाली, ठीक है, सारा काम उसे खुद करना पड़ता था। और जितने सारे उस महल का काम थे सारा काम को दोस्तों वो खुद करते थे। कौन, हमारा बड़ी बहुरिया। इसलिए कहते थे कि मैं कितना दिन भतवा साग खा खा कर जीऊंगा। अरे हरगोविंद जाओ मेरे मम्मी से कह देना कि तेरी बेटी वहां पे भतवा साग खा खा के कितना दिन जिएगा।
अगला, एक नौकर बचा था, वो भी भाग गया था। घर में जायदाद, गहना, कपड़ा सभी का बंटवारा हो गया। घर में जमीन जायदाद जो थे, कपड़ा, गहना, जेवरात जो थी, वो सारे चीजों का क्या हो गया था भाई, बंटवारा हो गया था। क्या हो गया था मेरे भाई, सारा चीजों का बंटवारा हो गया था। घर के पशुओं के लिए चारा लाने के लिए कोई नहीं था, और घर में जो पशु थे, गाय भैंस जो पशु थे, उन पशुओं के जो चारे लाने का जो आदमी थे ना भाई, वो भी छोड़कर चले गए, कोई नहीं था। क्योंकि जब बड़ी बहुरिया के हस्बैंड थे तो दोस्तों वो सारे काम को खुद कर लेते थे, लेकिन जैसे उनके हस्बैंड की इंतकाल हो गई, इस दुनिया से चल बसे, तो मेरे भाई पशुओं को चारा कौन खिलाएगा, एक टेंशन हो गया सर। अगला, खाने को केवल भतवा साग ही बचा था। मेरे दोस्त, इतने बड़े महल, जिस महल को देखकर गांव के सारे लोग नीचे से सर झुकाकर चलते थे, आज उसी महल में बड़ी बहुरिया तड़प तड़प कर कहती है कि मैं भतवा साग खाकर कब कब जीऊं, मैं भतवा साग खाकर मैं कब तक जीऊं। बड़ी बहुरिया को अभाव के जीवन में जीवन यापन करना एकीकापन सता रही थी भाई। और बड़ी बहुरिया अकेले इतने बड़े महल में भाई, बड़ी बहुरिया अकेले इतने बड़े महल में दोस्तों अकेले रहने में दोस्तों उनको जीवन सता रही थी भाई। अब इतने बड़े महल में अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप अकेले रहिए, क्या आप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे मेरे भाई। यही हमारे बड़ी बहुरिया के साथ हुई थी कि बड़ी बहुरिया को अभाव में जीवन यापन को गुजारना पड़ता था। सारे चीजों का अभाव, कुछ भी खाने के सामान नहीं था, यहां तक कि दोस्तों राशन भी नहीं थे मेरे भाई। और एक दोस्तों हमारे जो बगल में जो दुकान थी हमारे गांव के, वो भी दोस्तों मदरानिया जो थी, वो भी दोस्तों घर आकर के बार बार कहते थे कि पैसा दो पैसा दो पैसा दो। बड़ी बेचारा बड़ी बहुरिया देंगे कहां से। अगला, इसलिए अपने मायके संदेश भेजना चाहते थे। इन सब कारणों से बड़ी बहुरिया मायके संदेश भेजना चाहती थी। पॉइंट वाइज लिखेंगे ना भाई, तो आपको जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे ना, वो दिल का गार्डन हो जाएगा उनको। इसलिए मैं सारा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को, ज्यादातर क्वेश्चन में आप लोगों को पॉइंट वाइज बताने की पूरी कोशिश करूंगा भाई, ठीक है ना। चलिए सर, ये क्वेश्चन मैं पहले भी आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए दोस्तों इसे हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। तीसरा क्वेश्चन आते हैं सर, हरे खेलो जिताओ मोही, भारत के इस कथन के क्या आशय है? ये आपका एक स्टेटमेंट है मेरे भाई। क्या है भाई? एक प्रकार का हमारे स्टेटमेंट है भाई, ठीक है ना। और ये स्टेटमेंट में पूछा गया है कि भारत के इस कथन का क्या आशय है भाई। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्या आशय है आपसे पूछा गया भाई कि हारो खेल जिताओ मोही, भारत के इस कथन का क्या आशय है? तो लिखेंगे इस कथन का आशय यह है कि श्री राम अपने अनुज भारत से इतना प्रेम करते थे। श्री राम, याद कीजिए दोस्तों कितना मोहब्बत से बताए थे ये टॉपिक। श्री राम अपने अनुज भरत से इतना प्रेम करते थे कि वे खेल में जीतते हुए भी अपने भाई को प्रसन्नता दिलाने के लिए जानबूझकर हार जाते थे। यानी दोस्तों हमारा जो अनुज भारत से इतना प्रेम करते थे, जो अनुज थे ना भाई, वो अपना भाई भरत से, अपना भाई दोस्तों भरत से इतना प्रेम करते थे। अनुज जो थे, गौर से सुनिएगा मेरे भाई, अनुज जो थे ना मेरे भाई, भरत से इतना प्रेम करते थे, भरत से इतना प्रेम करते थे कि कोई भी खेल होती थी ना, तो कोई भी खेल में जो हमारा अनुज थे भाई, वो जीत जाते थे। अनुज क्या होते थे भाई? जीत जाते थे। लेकिन अपने भाई को खुश करने के लिए, अपने भाई को प्रसन्न दिखाने के लिए, अपने भाई को प्रसन्न रखने के लिए वो खुद को हार मान लेते थे, खुद को हार मान लेते थे। जैसे दोस्तों हम लोग दो भाई हैं, मैं जीत गया, मैं फिर भी बोलता रहे मैं तो हार गया, तुम जीत गए हो, तो मेरे भाई क्या होगा भाई? प्रसन्न हो जाएंगे। वही कह रहे हैं कि जीते हुए भी अपने भाई को प्रसन्नता दिलाने के लिए जानबूझकर हार जाते थे। यह उनके आगाध प्रेम का उदाहरण है। उनका ये क्या भाई? आगाध प्रेम का उदाहरण है भाई। नहीं, कभी कभी दोस्तों जब हमारा ज्यादा इश्क होती किसी से, कभी कभी हम लोग को ज्यादा जब किसी से इश्क होता है, तो दोस्तों खुद को हम लोग जीतने के बावजूद भी हम खुद से हार जाते हैं भाई। ये सी नो। और दूसरे को दोस्तों क्या कहते हैं भाई? तुम जीत गए हो ताकि तुम खुशी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी खुशी को देखकर ही हमारे अंदर में खुशी आती है। ऐसा ही दोस्तों हमारे किसके साथ हुआ था? अनुज के साथ। ये छोटा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक ना। और इस तरह से स्टेटमेंट वाला कभी कभी एक दो पूछा जाता है, इसलिए स्टेटमेंट वाला भी आप लोगों को याद रखना है भाई। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए सर, अगला क्वेश्चन पूछा गया सर, क्या? गौर से देखिएगा। अगला क्वेश्चन से लेखक ने अपने पिताजी के किन किन विशेषता का उल्लेख करता है। जो लेखक थे दोस्तों वो अपने पिताजी के निम्नलिखित विशेषता का उल्लेख करता है। पहला, किन किन विशेषता का उल्लेख करता है? तो बताएंगे सर हमारे जो लेखक थे वो अपने पिताजी का निम्नलिखित विषय के बारे में वर्णन करते हैं। पहला विषय की अगर हम बात करें सर, पहला विषय क्या है? तो लेखक के पिताजी
फारसी का अच्छा ज्ञाता और पुराने हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। याद रखिएगा मेरे भाई, जो हमारा लेखक है ना भाई, कौन है भाई, हमारा जो लेखक है, लेखक के पिता फारसी का अच्छा ज्ञाता और पुराने हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। मेरे दोस्तों हमारे जो लेखक है, वो लेखक मेरे दोस्तों याद रखेगा, उसका जो पिताजी है ना भाई, पिताजी, लेखक का जो पिताजी थे वो फारसी भाषा के बहुत बड़े जानकार थे भाई। क्या थे? फारसी भाषा के बहुत बड़े जानकार थे भाई, ठीक ना। फारसी भाषा के क्या थे मेरे भाई, बहुत बड़े जानकार थे, और उसे मेरे भाई हिंदी, पुराने हिंदी कविता से बड़ी लगाव था। हमारे लेखक का बड़ी लगाव थे दोस्तों, हिंदी, पुराने हिंदी कविता से बड़ी लगाव था। दूसरा विशेषता उन्होंने अपने बताया भाई अपने पिताजी के बारे में, फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उनका बड़ा आनंद आता था। क्या था दोस्तों, हमारा लेखक कहता है कि मेरे पिताजी की दूसरी विशेषता ये है कि हमारे पिताजी घर में बैठकर दूसरी, कहता है मेरे भाई कि फारसी उक्तियां, फारसी कविता की उक्तियां, फारसी कविता की उक्तियां क्या होती है सर? तो बताएंगे सर, फारसी कविता का मतलब होता है सर क्या? तो फारसी कविता की उक्तियां, उक्तियां का मतलब होता है स्टेटमेंट। उक्तियां का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर स्टेटमेंट। तो हमारा लेखक कहते हैं कि मेरे पिताजी की दूसरी जो विशेषता थी ना, वो फारसी कविता की उक्तियां को हिंदी कविता की उक्तियां के साथ मिलाने का काम करते थे, जिसमें हमारे पिताजी को काफी आनंद आता था। क्या आते थे मेरे भाई? काफी मेरा पिताजी को आनंद आते थे, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, वे रात प्राय रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्रित करके बड़ी चित्राकर्षण ढंग से पढ़ा करते थे। जब दोस्तों रात होती थी तो हमारा लेखक कहते हैं, मेरे पिताजी तो थे ना भाई, वो कहते हैं मेरे भाई कि हमारा जो पिताजी है, पिताजी का हमारा तीसरा विशेषता यह है कि जब रात होती थी, शाम ढलते जब रात होती थी, तो मेरे पिताजी घर के सारे मेंबरों को एकत्रित करते थे भाई, एकजुट करते थे, और एकजुट करके सुनाते थे रामचरितमानस और रामचंद्रिका, और इसे सुनाया करते थे घर के सारे मेंबरों को। क्या करते थे मेरे भाई? घर के सारे मेंबरों को सुनाया करता था। कौन? हमारे पिताजी। यानी शाम होते ही रात, शाम ढलते ही रात होती है, रात होते ही दोस्तों घर के जितने सारे मेंबर हैं सबको बुलाते हैं, और बुलाने के बाद मेरे दोस्तों हमारे जो पिताजी है वो रामचंद्रिका और हमारा रामचरितमानस पढ़कर सुनाते हैं। चौथा विशेषता मेरे पिताजी का था, उन्हें भरतेंदु जी के नाटक बहुत प्रिय थे। और चौथा विशेषता हमारे पिताजी का ये था कि उन्हें भरतेंदु जी के नाटक बहुत ही प्रिय थे भाई। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र है मेरे भाई, भरतेंदु हरिश्चंद्र बहुत बड़े एगो राइटर थे भाई। भरतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े राइटर थे मेरे भाई। ये राइटर दोस्तों इतने बड़े थे कि मेरे भाई जो हमारा लेखक है भाई वो बताते हैं, याद रखिएगा, वे उन्होंने भरतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक को बहुत प्रिय लगते थे। तो भरतेंदु हरिश्चंद्र के जितने सारे नाटक थे ना भाई, सारे नाटक उनको काफी पसंद आते थे। पांचवा पॉइंट में कहा गया वे लेखक की पढ़ाई का विशेष ध्यान रखते थे, वे लेखक की पढ़ाई का विशेष ध्यान रखते थे, इसलिए घर में आई भारत जीवन प्रेस की पुस्तकों की छिपा देते थे ताकि ये पुस्तकें लेखक की पढ़ाई में बाधा ना डाले। कितना अच्छा इंसान था मेरे भाई हमारे लेखक के पिताजी। कहते हैं मेरे दोस्तों कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर ना काफी अट्रैक्टिव थे। मेरे लेखक कहता है मेरे पिताजी अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफी अट्रैक्टिव थे, और ये अट्रैक्टिव ये इसलिए था क्योंकि घर में बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए थे। तो हमारे जो ग्रंथ थे दोस्तों उसको जो हमारा पिताजी है वो छुपा देते थे। क्यों छुपा देते थे? क्योंकि अभी से हमारा बेटा ये सब ग्रंथ ना पढ़े, अभी सिर्फ स्कूली किताब पढ़े। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, वे लेखक की पढ़ाई का विशेष ध्यान रखते थे, इसलिए घर में आई भारत जी प्रेस की पुस्तकें को छिपा देते थे ताकि पुस्तकें लेखक की पढ़ाई में बाधा ना डाले। ये था सर लेखक ने अपने पिताजी की विशेषता का कैसे वर्णन किया। इन 5 पॉइंट में दोस्तों उन्होंने वर्णन किया जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सब क्वेश्चन में पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन में फाउंडेशन कोर्स वाले को और क्रैश कोर्स वाले को मैं पहले ही बता चुका हूं मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन में बता चुका। बस ये अब तक आपको क्या चल रहा है भाई, तबड़तोड़ तरीके से दोस्तों रिवीजन चल रहा है भाई, ठीक है ना। और ये सब क्वेश्चन डिट्टो आपके पास छपेगी मेरे भाई, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पाइए सर, क्वेश्चन नहीं देखकर मेरे दोस्तों डर जाते भाई, इतना सुंदर लिखा हुआ है। देखिए मेरे भाई, अरे गांधी जी याद कीजिए दोस्तों, गांधी जी का कैसे अनुभव हुआ दोस्तों हमारा शुक्ल जी का। देखिए लेखक का गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार रहा। जो हमारे लेखक थे जो सेवाग्राम गए थे महात्मा गांधी के साथ, वो आपसे पूछा गया कैसे पॉइंट पॉइंट लिखे भाई। देखिए कितना सुंदर दोस्तों हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखे भाई, कितना सुंदर कहा गया। सुनिएगा,
लेखक जो थे गांधी जी के साथ चलने का पहला अनुभव किस प्रकार था? तो बताएंगे सर, लेखक जब सेवाग्राम गया तो उसे पता चला कि गांधी जी भी सेवाग्राम में ही है और प्रतिदिन वे घूमने के लिए लेखक के भाई के क्वार्टर के सामने से जाते हैं। अब हमारे जो लेखक है मेरे दोस्त, वो हमारे जो लेखक है ना भाई, वो लेखक बताते हैं, लेखक जब सेवाग्राम पहुंचते हैं, लेखक जो है जब वो सेवाग्राम पहुंचते हैं तो लेखक कहते हैं कि मैं सेवाग्राम आने के बाद मुझे पता चला कि गांधी जी भी हमारा सेवाग्राम में ही है। लेखक कहते हैं कि जब हम सेवाग्राम पहुंचते हैं तो मुझे सेवाग्राम जाने के बाद ये पता चलता है कि गांधी जी भी सेवाग्राम में ही है। आगे कहते हैं कि वे प्रतिदिन वे घूमने के लिए लेखक के भाई के क्वार्टर के सामने से जाते हैं। गांधी जी सेवाग्राम में ही है और गांधी जी जो है सुबह सुबह दोस्तों क्या होती है, मेरे भाई के क्वार्टर से गुजरते हैं, पहला। दूसरा पॉइंट था सर, लेखक भी सुबह जल्दी उठकर 7 बजने का इंतजार करने लगा क्योंकि गांधी जी ठीक 7 बजे वहां से जाते थे। अब लेखक मेरे दोस्तों जो थे वह लेखक कहते हैं कि मैं 7 बजे का ठीक इंतजार कर रहा था। मैं कितने बजे का? मैं 7 बजे का ठीक इंतजार कर रहा था और इसलिए इंतजार कर रहा था क्योंकि 7 बजे ही मेरे क्वार्टर से होकर वो गुजरेंगे और जब वो हमारे क्वार्टर से होकर रवाना होंगे तो मैं उसके साथ मुलाकात करूं। इसलिए दोस्तों 7 बजने का हमारा लेखक तो जो थे वह इंतजार कर रहे थे, कहीं 7 बजे और मैं गांधी जी के साथ 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 चलूं। तीसरा, ठीक 7 बजे आश्रम का फाटक लाग कर गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए थे। मेरे दोस्तों ठीक 7 बजे आश्रम का फाटक लाद कर गांधी जी अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए। उन पर नजर पड़ते ही लेखक प्रसन्न हो उठता है और जैसे ही दोस्तों हमारी नजर गांधी जी पर पड़ा, गांधी जी, अरे बाप रे बाप, अरे आपको देखने के लिए तो हम इतना दूर आए सेवाग्राम से, इतना दूर देखने के लिए आपको है गांधी जी। आपको देखकर मेरा मन गदगद उठता है जैसे वो लड़का को लड़की को देखकर गदगद हो उठता है। ठीक है, आगे कहता है दोस्तों कि नजर पड़ते ही लेखक प्रसन्न हो उठा। गांधी जी हूबहू ऐसा ही लग रहा था। लेखक कहता है कि गांधी जी हूबहू ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं घर में देखा था पिक्चर में, जैसे मैं घर में जो मेरा पिक्चर था गांधी जी का वैसा ही लग रहा था जैसे मैं अभी देख रहा हूं भाई उनको, जैसे उन्हें चित्र में देखा था। यहां तक कि कमर के नीचे से लटकती घड़ी भी लेखक को परिचित सी लगती है। लौंगटा पहनता था भाई गांधी जी, लौंगटा धोती को दोस्तों 2-4 पाक यहां से लगा लेते थे भाई, है ना, साड़ी जैसे पहनते हैं, वही कहता है यहां तक कि कमर के नीचे से लटकती घड़ी भी लेखक को परिचित सी लगती है। चौथा पॉइंट, लेखक व उनके भाई बलराज दोनों बड़ी ही देर में गांधी जी के साथ जा मिले। गांधी जी जब दोस्तों उसके द्वार से पार हो गए तब जाकर दोस्तों गांधी जी के साथ दोनों भाई मुलाकात करते हैं। भाई का क्या नाम था? बलराज। लेखक व उसके भाई बलराज दोनों ही थोड़ी ही देर में गांधी जी के साथ जा मिले। पांचवा पॉइंट, बलराज जी ने लेखक का परिचय गांधी जी से करवाया। बलराज जी जो थे लेखक का परिचय, यानी दोस्तों बलराज उसका बड़ा भाई था, लेखक हमारा छोटा भाई थे, तो बलराज ने अपने लेखक मतलब दोस्तों हमारे जो लेखक थे वो हमारा गांधी जी से परिचय करवाते हैं। बलराज कहते हैं, बलराज कहते हैं हमारा बलराज, महात्मा गांधी जी, क्या हुआ जी? ये मेरा भाई है, भाई आपसे बड़ी लगाव रखता है, ये मेरा भाई है बलराज, ये मेरा लेखक जो है ना, मेरा लेखक है, समझे? तो बलराज ने अपने भाई का परिचय दिया मेरे दोस्तों गांधी जी से। लेखक कभी आसपास देखता है तो कभी नजर नीचे किए जमीन की ओर गांधी जी की धूल भरी चप्पलों को देखता है। गांधी जी को कभी, हमारे जो लेखक थे भाई, गांधी जी कभी हमारे जो लेखक थे वो महात्मा गांधी जी को कभी आसपास देखते, कभी इधर उधर देखते हैं, तो कभी नीचे देखते हैं, तो कभी ऊपर देखते हैं, तो कभी धूल भरी चप्पलों को देखते हैं। और देखने के बाद साहस लेखक को याद आया कि गांधी जी एक बार रावलपिंडी भी आए थे। इतना कुछ देखने के बाद अब हमारा बलराज का भाई लेखक को यह पता चला कि मेरा भाई जो थे ना हमारा जो लेखक है वो कहते हैं ये बूढ़ा, ये टकला सैलून में बाले उड़ा दिया भाई, इसे मैं तो देखा था रावलपिंडी में। इसे कहां देखा था? मैं तो रावलपिंडी में देखा था इसे, शायद ये वही व्यक्ति है। फिर महात्मा गांधी से पूछते, महात्मा गांधी जी आप एक बार रावलपिंडी गए थे ना? हाँ भाई, कैसे पता चला? मैं वहीं देखा था, मेरा फूफू घर है वहां पे। ठीक है, लेखक ने रावलपिंडी के बारे में पूछा।
जो लेखक थे महात्मा गांधी से पूछते हैं, महात्मा गांधी जी आप एक बार रावलपिंडी गए थे ना महात्मा गांधी जी, बताइए ना, एक बार रावलपिंडी गए थे ना महात्मा गांधी जी? तो बताते हाँ, गांधी जी की भी यादें ताजी हो गई। अरे बाप रे बाप, इतना दिन का बाद आपको अभी भी याद है? हाँ महात्मा गांधी जी, मैं ना वहाँ आपसे मैं मुलाकात किया था, हमको याद है वो, इसलिए हम आपसे मिलने के लिए तरस रहा था। अच्छा, मतलब वहां की सारी बातें आपको याद है? जी हाँ महात्मा गांधी जी, मुझे सारी बातें वहां की याद है। अगला, वे भी धीमे स्वर में बात करने लगे और रावलपिंडी में बीते दिनों की याद करने लगे। और इस तरह से दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे लेखक और यहाँ पे महात्मा गांधी दोनों पीछे हाथ करके इस तरह से, बताओ रावलपिंडी में एक लड़की थी ना, तुम देखा था क्या? नहीं महात्मा गांधी जी ऐसा मत बोले, हम नहीं देखे थे। तो तुम कैसे पता चला? रावलपिंडी की स्थिति कैसे रहा? रावलपिंडी के लड़की सब ठीक ही ठाक है, और मैया समान योजना नहीं मिलता है ना, तो लड़की लोग उतना फुटानी नहीं करती है। हाँ हाँ महात्मा गांधी जी, हाँ ये बात सही बोल रहे भाई। इस तरह से दोस्तों, मतलब आगे पीछे होकर के महात्मा गांधी जी और हमारे लेखक रावलपिंडी के बारे में दोस्तों बातचीत कर रहे थे, ठीक ना? तो वे भी धीमे स्वर में बात करने लगे और रावलपिंडी के बीते दिनों की याद करने लगे। शीघ्र ही सब आश्रम में चले गए और तुरंत ही दोस्तों सब इससे बात करते 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 आश्रम पहुंच जाते हैं। अगला, यह लेखक का गांधी जी के साथ घूमने का पहला अनुभव था जो कि स्मरण योग्य थे। और हमारे लेखक बताते हैं हमारे जिंदगी की पहले अनुभव है जब मैं महात्मा गांधी के साथ घूम घूम कर क्या किया भाई? पहला अनुभव था मेरे भाई, महात्मा गांधी से घूम घूम कर मैंने बात किया। यह लेखक का गांधी जी के साथ पहला अनुभव था। इतना सुंदर तरीके से लिखना है मेरे भाई, तब आपको मार्क्स फुल मिलेगी, है ना? और मैं एंटरटेनमेंट के साथ बताता हूं तो इसको मजाक मत लीजिएगा, ठीक है? बस मैं समझाने के लिए दोस्तों, मैं हर चीज को करने के लिए तैयार हूं भाई, बस आप लोग समझ जाइएगा भाई। ये पहला भी क्वेश्चन मैं बता चुका भाई। अगला, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? आप लोग मत जलाइएगा किसी का झोपड़ी, इसमें भी पॉइंट डाल दिया भाई ताकि दिक्कत ना हो। अरे भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाया? अरे भैरव को शक हो गया था मेरा दिलरुबा को कहीं गलत चीज तो नहीं किया है ना भैरव ने, सूरदास ने, इसलिए दोस्तों जला दिया था। शक हुई थी क्योंकि भैरव और उसकी पत्नी का मारपीट होता था दोस्तों। हमेशा क्या होता था मेरे भाई? हमेशा मारपीट होता था। मारपीट की वजह से जो हमारी महिलाएं थी, भैरव की जो पत्नी थी भाई सुभागी, सुभागी दौड़ कर जाती है कहां पे? और हमारा दोस्तों भैरव का सूरदास की झोपड़ी में जाकर छिप जाते हैं और इस शक में भैरव ने सूरदास की झोपड़ी दोस्तों उड़ा देते भाई। ठीक सुनिएगा, अपमान का बदला। भैरव का मानना था कि सूरदास ने सुभागी को उसके हाथों बचाकर उसका अपमान किया। भैरव कहते हैं अरे सूरदास अंधा बहरा, अरे सूरदास अंधा, तू मेरे पत्नी को क्यों बचाया? ठीक है, तो भैरव का मानना था कि सूरदास ने सुभागी को उसके हाथों बचाकर उसका अपमान किया, साथ ही बिरादरी में भी उसका अपमान हुआ, अतः उसने सूरदास से बदला लेने के लिए उसका झोपड़ी जलाई। बिरादरी मतलब दोस्तों पड़ोस में भी उसका बदनामी हुआ और इस कारण से उन्होंने झोपड़ी ही जला डाला भाई। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। रुपयों का लोभ, भैरव ने सूरदास के रुपयों को चुराने का मन बना लिया। अरे अंधा भिखारी, और इतना पैसा कहां से ला रे तू तो अंधा भिखारी ले, हम इतना बड़ा दुकान चलाए रे, तो हमारे इतना पास इतना पैसा ना है, तू कहां पिन लो रे तोर पैसा? भैरव को सूरदास की पैसे से दोस्तों लालची आ गया। क्या आ गया भाई? लालची आ गया। और भैरव ने मन बना लिया कि मैं सूरदास की पोटली को चुराऊंगा तो चुराऊं। मन बना लिया भाई। जब इंसान मन बना लेते हैं भाई तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप लोग भी मन बना ले कि सर 30 में 30, सर मैं आपको गारंटी पेपर में लिख के देता हूं, आप लोग कहेंगे मुझे सर 30 में 30। इतना मेहनत किया मेरे लाडला, पूरी जिंदगी में मैंने इतना मेहनत नहीं किया था जितना मेहनत मैं आप लोगों के लिए किया हूं। कसम, जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करूं कि रात को भी मैं दिन में बदल दूं, सोचा नहीं था। ये रिजल्ट दिखाएंगे दोस्तों, का परिणाम दिखाएंगे, रिजल्ट का दिन कैसे आप लोग। इतना याद रखिएगा कि जब कोई खड़ा होकर पढ़ा सकता है तो आप बैठ कर पढ़ सकते हैं।
जब चिल्ला कर पढ़ा सकते तब सुन कर पढ़ सकते, जब कोई रातों रात जाग कर मेहनत कर सकता तब दिनों दिन बैठ कर मेहनत कर सकते, मेहनत कीजिए, ठीक है ना। तो भैरव ने सूरदास के रुपयों को चुराने का मन बना लिया था, इसलिए रुपया चुराने के बाद झोपड़ी में आग लगा दी, जिससे सब सोचे कि रुपया जल गए। और दोस्तों पहले क्या क्या रुपया को निकाल दिया, रुपया पॉटली जैसे चुराया, सुभागी ने देख लिया मेरे भाई, चुराने के बाद उसके बाद माचिस लगा दिया दोस्तों झोपड़ी पे, झोपड़ी जल गया तो सबको लगने लगा कि पॉटली भी जल गया होगा। लेकिन दोस्तों उसे देखकर मायूस हो जाते हमारा सूरदास, और दोस्तों उस राख को बटोर रहे थे कि मुझे कहीं पॉटली मुझे मिल जाए, क्योंकि पॉटली में 500 रुपीस रखा था और यह सोचकर रखा था वो मैं पिंडदान करूंगा, मैं गांव में कुआं खुदवाऊंगा और मैं अपने बेटे का शादी करवाऊंगा। 3 काम के लिए उन्होंने पॉटली में पैसा रखा था। पहला पिंडदान करेंगे, दूसरा गांव में एक कुआं खोदेंगे, तीसरा उन्होंने अपने बेटा का शादी करवाएंगे। ठीक है भाई, चलिए सर अगला क्वेश्चन देखिए। फूल केवल गांधी नहीं देता, दवा का भी काम करते हैं। अंतराल अंतराल अंतराल, याद कीजिए मेरे भाई, फूल केवल गांधी नहीं देते अपितु दवा का भी काम करते हैं भाई। अपितु क्या करते हैं भाई? दवा का भी काम करते हैं। लेखक के गांव में अनेक रोगियों का उपचार फलों के द्वारा होता था, फल और फूलों के द्वारा होता था। यहाँ पे फूलों के द्वारा लिखे हुए, फल गलत लिखा भाई, ठीक ना, फूलों के द्वारा था, यह फल नहीं होगा भाई, फूलों होगा, ठीक ना, सही कर लीजिएगा। फूल केवल गांधी नहीं देते बल्कि दवा का भी काम करते। जहां जहां अपितु रहेगा भाई, इसका मतलब होता है, याद रखिए क्या, बल्कि, याद रखिएगा अपितु का मतलब होता है क्या, बल्कि। फूल केवल गांधी नहीं देते बल्कि दवा का भी काम करते हैं। लेखक के गांव में अनेक रोगों का उपचार फूलों के द्वारा होता था। उनमें से निम्नलिखित का वर्णन हमारे पाठ में लेखक ने किया है। पहला, गांव में फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। कहता है मेरे दोस्त कि गांव में अगर फूलों का स्मेल अगर अच्छा हो तो हमारे गांव में सांप, महामारी, देवी चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। दूसरा पॉइंट बताया गया कि नीम के फूल और नीम के पत्ते चेचक के रोगी के लिए उपयोग किए जाते हैं या उपयोगी माने जाते हैं भाई। जो नीम के पत्ते होते हैं सर, जो हमारा नीम के पत्ते होते हैं या दोस्तों नीम के जो हमारे फूल होते हैं, ये चेचक के बीमारी के लिए उपयोग किया जाता है। नहीं भाई, खटिया में दिया जाता है, तब जाके चेचक के व्यक्तियों को सुलाया जाता है। तीसरा पॉइंट, बैर के फूल को सूंघने से ततैया का डंक झड़ जाता है। बैर के अगर हम फूल को सूंघे, बैर के फूल को अगर हम सूंघे तो ततैया का डंक पूरी तरह से झड़ जाता है। क्या होता है मेरे भाई? ततैया का डंक पूरी तरह से झड़ जाता है। चौथा, आम के फूलों को भी अनेक प्रकार के रोगों में दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। आम के फूलों को भी अनेक प्रकार के रोगों में दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग आम का फूल देखते हैं, आम का जो मुकुल आती है ना, ये आम के फूल भी ना विभिन्न प्रकार के रोगों में इसका इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन था दोस्तों। फूल केवल गंध ही नहीं देता बल्कि दवा का भी काम करती है। कैसे? तो बताइए 4 को पॉइंट में। पॉइंट लिखेंगे, मार्क्स फुल मार्क्स मिलेगी भाई। पॉइंट लिखेंगे मेरे भाई, मार्क्स आपको फुल मिलेगी। इस चीज को याद रखें, जितना ज्यादा पॉइंट लिखेंगे भाई, एग्जामिनर आपसे उतना ही इंप्रेस हो जाएगा भाई। क्या? इंप्रेस हो जाएगा भाई। इस चीज को ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए सर, देवसेना की हार या निराश का क्या कारण था भाई? आपसे पूछा गया, जो हमारा देवसेना, याद रखिए मेरे भाई, देवसेना की हार या निराश के क्या कारण थे मेरे भाई? फटाफट बताइए, देवसेना के हार या निराश के क्या कारण थे भाई? ठीक है ना। तो देवसेना के हार या निराश के क्या कारण थे, ये हम लोग देखेंगे मेरे भाई। फिर हम लोग कवि के अपने स्वर्गीत पत्नी की याद के बारे में देखेंगे। फिर हमारे बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है, ये भी दोस्तों हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे। अभी मैं क्लास को स्टॉप कर रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि 7:15 में अभी क्लास 11 का क्लास है यूट्यूब पे, ठीक ना।
तो मेरे भाई 2 क्वेश्चन छूट गया है, मैं इसका नोट्स अभी प्रोवाइड कर दूंगा, ये तो मैं कर चुका हूं, एक बार आप लोग नोट कर लेंगे, मस्त इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है ना। हम लोग जब अगला क्लास स्टार्ट करेंगे तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहीं भी कुछ भी छूटेगी नहीं, बस ऑनेस्टी पूर्वक हमारे साथ जुड़े भाई, ठीक है ना। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।